हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। कल हमने मुगल भारत से यानी कि मुगल काल से 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन टाइम में ये जो सीरीज आपकी कंटिन्यू है ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। भाई लगातार आप इसको फॉलो करिए। सभी जो है चैप्टर से संबंधित, सभी यूनिट से संबंधित, सभी टॉपिक से संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराएंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कोई ज्यादा आप देखना कि कोई कहीं से कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं है भाई। तो आपको जो है ये आपके क्वेश्चंस जो है लास्ट टाइम में मतलब जो जितना भी पेपर पास आता जाएगा आपका कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा क्रिएट होता जाएगा कि लास्ट में क्या पढ़े, क्योंकि कंप्लीट बुक्स वगैरह से तो आप नहीं पढ़ सकते। लास्ट टाइम में जब आपके पास समय कम होता है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना होता है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए दबा के, है ना। वीडियो को देखिए, पीडीएफ लीजिए और अपना क्वेश्चन को लगाइए इनको, ठीक है। तो मुगल काल के अंदर हमने पहले 60 क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए जाके। और आज आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, यानी कि 90 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अपने कंप्लीट हो जाएंगे और ये पूरे पूरे मुगल काल को कवर करता है। इसके अलावा जो हमारा बचता है वो हमारा बचता है कि हमारा इसमें संस्कृति कैसी थी, यानी कि चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको कराऊंगा। स्थापत्य कला से नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कराएंगे, या अनुवाद विभाग से चित्रकला, स्थापत्य कला और अनुवाद विभाग, इन तीनों पार्ट से नेक्स्ट वाले उसके अंदर कवर कराऊंगा मैं आपको। तो देखिए इन क्वेश्चंस को, आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मिलाइए अपने दोनों पार्ट्स को, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को। कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं या कितना अभी और तैयार करने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात को। और कोई स्टूडेंट ऐसा भी है आपका नोन है या जानकार है कि जो भाई नेक्स्ट बैच के लिए ज्वाइन करना चाहता है या यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहता है, यूपी के अंदर पीजीटी देना चाहता है, तो अभी बैच कंटिन्यू है तो बैच जो है ज्वाइन कर सकता है। कोई भी आपका जानकार या आप लोगों में कोई भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस चीज को जरूर देख, अगर आप लगातार इसको फॉलो करेंगे तो बेनिफिशियल ये आपके लिए रहने वाली है। तो देखिए भाई इन सेशन को आज के हमारे कि औरंगजेब के शासनकाल में भरतपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में भरतपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। आप जानते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल क्या था? तो जब आपको औरंगजेब का शासनकाल पता होगा तभी आप भरतपुर के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि औरंगजेब जो है शाहजहां का उत्तराधिकारी था, शाहजहां का उत्तराधिकारी था। ये 1658 के अंदर गद्दी पर बैठे और 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक चीज आपने भी देखी कि औरंगजेब के समय में भरतपुर जो राज्य था, भरतपुर जिस समय में जमींदार यहाँ पे जो जमींदार हुआ करते थे उन्होंने लगातार विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ किए। और आपने देखा कि राजा राम ने तो अकबर की जो कब्र के अंदर से उनकी कब्र को शव को निकाला और उसको जला दिया राजा राम के द्वारा, ठीक है। तो ये बात तो सही है, लेकिन क्या भरतपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में औरंगजेब के समय में स्थापित हुआ? नहीं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में स्थापित हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में स्थापित हुआ, ठीक है, याद रखना। और चूड़ामन के नेतृत्व में स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना हुई। ये बात सही है। कभी आप सोचो कि सूरजमल के नेतृत्व में, चूड़ामन के नेतृत्व में भरतपुर राज्य की स्थापना हुई थी। सूरजमल को जाटों का अफलातून बोला जाता है। सूरजमल को जाटों का अफलातून बोला जाता है। सूरजमल के समय में ही 1761 की लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दालियों की, जिसमें ये तटस्थ रहा था। तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका सही नहीं है कि भरतपुर राज्य की जो स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में हुआ था, ना कि औरंगजेब की समय में। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो देना है वो भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि औरंगजेब के काल में सतनामी विद्रोह को एक प्रमुख विद्रोह माना गया है। इसके संदर्भ में विचार करना है। सतनामी विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है कि सतनामी मुख्यतः एक वैरागियों का पंथ था। ये बात सही है, सतनामी वैरागी पंथ था। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। ये बात भी सही है। विद्रोह का मुख्य कारण धार्मिक था? नहीं भाई, इनका जो मुख्य जो कारण था वो भू राजस्व को लेकर था या किसानी को लेकर था, कृषि को लेकर था। इनका कारण ना कि धार्मिक को लेकर था, ठीक है। तो विद्रोह का मुख्य कारण धार्मिक नहीं था, कृषि था, व्यापार था, वैरागी पंथ को लेकर, वैरागी पंथ से संबंधित ये था। आप देखोगे अगर आपके दिमाग में ये भी आएगा क्वेश्चन ये कि विद्रोह ये कहाँ पे हुआ, तो आप बोलोगे उस समय ये विद्रोह आज के समय में हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कहाँ पे? ये नारनौल के अंदर। ये हरियाणा में कहाँ पे? नारनौल के अंदर। इसका उल्लेख क्या किसी ने किया है? हाँ बोलोगे आप, खफी खान ने इसका उल्लेख किया है। खफी खान ने इसका उल्लेख किया है। बताया जाता है कि महाभारत सा दृश्य सतनामियों ने दिखाया था। महाभारत सा दृश्य
सतनामियों ने दिखाया था। अगर आपसे पूछे कि सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की तरफ से दबाया किसने था, तो आप बोलोगे बिशन कछुआ ने। कछुआ वंश का जो शासक था बिशन सिंह, ठीक है, बिशन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आपका राइट है भाई, थर्ड आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य संगठन था। यह बात सही है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिखों के 10वें गुरु। मेरा आज का आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो आप कमेंट के अंदर 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जितने भी हमारे सिख गुरु हुए हैं उनको क्रम से लिखिए, सिख गुरुओं को क्रम से लिखिए कमेंट में, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता है, इसका हो सकता है कि कहीं कंफ्यूज है, 3rd 4th 5th 6th में कहीं भी कंफ्यूज है, आपको कंफ्यूजन है, तो आप जाइए एक बार बुक के अंदर सर्च करिए एक बार और पढ़िए उसको, तब कमेंट में आंसर करिए। कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, नहीं तो अदरवाइज ये चीज रह ही जाएगी आपकी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु अर्जुन देव को शाहजहां के काल में फांसी दी गई। शाहजहां के काल में फांसी नहीं दी गई, फांसी जो दी गई थी वो जहांगीर के काल में दी गई थी। और कारण क्यों फांसी दी गई थी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जो सिखों के 5वें गुरु थे, जहांगीर के जो एक बेटा था, जिसको आपने कल क्वेश्चन के अंदर आया था, जिसको हुतात्मा संत बोला गया है, जिसको हुतात्मा संत बोला गया है, जो अभागी माता का अभागा पुत्र था, जो इलाहाबाद के अंदर वहां पे खुलदाबाद के अंदर दफनाया गया है ना, तो उसको शरण दिया था, उसको शरण दिया, यानी खुसरो को शरण दिया था, खुसरो को शरण दिया था, ठीक है। तो इस कारण इनको फांसी दी गई थी, जहांगीर के समय में दी गई थी, ना कि शाहजहां के समय। तो पहले तो आपने क्रोनोलॉजी याद करनी है सिखों की, फिर इनके कार्य याद करने हैं। तीसरा कि सिखों को मुगलों के विरुद्ध प्रत्यक्ष विद्रोह औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के उपरांत प्रारंभ हुआ। यह बात सही है कि प्रत्यक्ष विद्रोह। अगर आपसे कोई पूछे कि जिस समय औरंगजेब गद्दी पर बैठे उस समय में सिख गुरु हमारे कौन थे, तो आप बोलोगे हर राय। आप कौन बोलोगे? हर राय। लेकिन गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के बाद में यह विद्रोह इनका लगातार जारी रहा। गुरु गोविंद सिंह के साथ भी 10वें गुरु, उनके 4 साहिबजादे भी आप देखते हैं कि प्राण न्योछावर उनके होते हैं, 4 साहिबजादे आप जो आप देखते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड यहां पे सही है और सेकंड यहां पे आपका गलत है। नेक्स्ट कि मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में कथनों को सुमेलित करना है, कथनों को सुमेलित करना है। दीवानेतन, दीवानेतन का क्या कार्य होता है? ये वेतनाधिकारी होता था। बात सही है, दीवानेतन वेतनाधिकारी होता था। अहदी, अहदी क्या होते थे? देखो अहदी जो है वो बादशाह के बहुत ज्यादा करीब रहते थे, बादशाह के अंगरक्षक थे, बादशाह के बहुत ही ज्यादा वफादार थे, है ना, अंगरक्षक जो थे। दाखिली, ये होता है दाखिली, ये मनसबदारों यानी कि राज्य की तरफ से नियुक्त किए जाते थे। एक प्रकार से मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे, मनसबदारों के अधीन कार्य करते थे, उनके सेवक के रूप में कार्य करते थे। शूरगाल, विद्वानों को प्रदत्त राजस्व मुक्त भूमि। शूरगाल, विद्वानों को प्रदत्त राजस्व मुक्त भूमि। तो इसके तो सारे सही है। दीवानेतन वेतनाधिकारी, अहदी बादशाह के अंगरक्षक, दाखिली मनसबदारों के सेवक और शूरगाल विद्वानों को प्रदत्त राजस्व मुक्त भूमि। तो चारों के चारों सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कि वाक्यानवीस, वाक्यानवीस एक प्रकार से गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, गुप्तचर विभाग का। मीरबाग विदेश विभाग, अरे मीरबाग विदेश विभाग नहीं होता था, मीरबाग वन अधीक्षक होता था, वन अधीक्षक होता था मीरबाग, ठीक है। अमल गुजार, ये राजस्व से संबंधित था। मीर बख्शी सैन्य व्यवस्था का प्रमुख था। तो आंसर क्या हुआ आपका यहाँ पे? सही कौन सा नहीं है? बी, ठीक है, बी आंसर यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिए कि मुगल काल के संदर्भ में आपने कथनों पर विचार करना है कि जमींदार भू राजस्व संग्रहण के साथ साथ में अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का भी कार्य करता था। यानी कहने का मतलब यह है, जमींदार जो है वो भू राजस्व तो इकट्ठा करता ही करता था, उसके साथ साथ में पुलिस वाला कार्य भी करता था। आगे चलकर देखोगे आप, अंग्रेजों के समय में ये अलग किया गया था, जमींदारों को पुलिस कार्य से अलग किया गया था वहां पे जब नियुक्ति की, यहाँ पे सिविल सेवा के अंदर, ठीक है, वो पुलिस सेवा के अंदर। तो ये कानून व्यवस्था को भी यहाँ पे बनाए रखने का कार्य करता था। पहला सही आपका। दूसरा कि जमींदार और जागीरदार दोनों के राजस्व अधिकार वंशानुगत होते हैं। जमींदार के अधिकार वंशानुगत होते हैं, जागीरदार के अनुसार जो अधिकार होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते थे, ठीक है, ये बात सही है। तो केवल एक सही आपका, केवल एक यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए
कि मलिक अंबर किस क्षेत्रीय राज्य शक्ति से संबंधित था। मलिक अंबर किस क्षेत्रीय राज्य शक्ति से संबंधित था। तो आप बोलोगे मलिक अंबर कौन था? ये एक हबशी था, एक हबशी था। मलिक अंबर एक अबिसिनियाई हबशी था। एक हबशी को आपने दिल्ली सल्तनत में भी देखा था, जो कि रजिया सुल्तान के समय में, जमालुद्दीन याकूत। तो मलिक अंबर किससे संबंधित था? ये अहमदनगर से संबंधित था। अगर आपसे पूछे कौन से मुगल शासक के समकालीन था, तो आप बोलोगे जहांगीर के समकालीन था। किसके समकालीन था भाई? जहांगीर के समकालीन था। और दक्षिण के अंदर जो टोडरमल की जो राजस्व प्रणाली थी, वो दक्षिण के अंदर अहमदनगर के अंदर मलिक अंबर ने यहाँ पे जारी की, और लगातार जो है दक्षिण को बचाए रखा, मुगलों से लगातार संघर्ष किया। और कोई अगर पूछे आपसे कि कौन सा संघर्ष सबसे पहली बार जहांगीर का मलिक अंबर के संबंध में हुआ, नांदेड़ का संघर्ष, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अकबर ने हुलिया और दाग प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर ने हुलिया और दाग प्रथा को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए अकबर ने हुलिया और दाग प्रथा को समाप्त कर दिया। गलत। ये हुलिया और दाग प्रथा कहां से चली आ रही है? और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही है। शेर शाह ने भी अपनाया, अकबर ने भी अपनाया था हुलिया और दाग प्रथा, यानी कि घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया करने की प्रथा। तो पहले गलत है कि समाप्त कर दिया, समाप्त नहीं, लागू किया था अकबर ने इसको। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बात सही है। चंगेज खान दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो केवल कथन 2 सत्य है। कथन 2 यहाँ पे आपका सत्य है। नेक्स्ट आप देखिए कि चित्रों के हस्ताक्षर अंकित करने की पद्धति मुगलों की देन है। चित्रों के साथ हस्ताक्षर अंकित करने की पद्धति मुगलों की देन है। बात सही है आपकी। दूसरा कि मनोहर दसवंत और बसावन अकबर के प्रमुख चित्रकार थे। मनोहर दसवंत बसावन अकबर के प्रमुख चित्रकार थे। जगन्नाथ और केशव दास जैसे साहित्यकार हुमायूं ने प्रश्रय दिया। नहीं, हुमायूं ने नहीं दिया। किसने प्रश्रय दिया? बताइए कमेंट में, किसने प्रश्रय दिया? बताइए कमेंट में आप। नेक्स्ट कि वतन जागीर किसी व्यक्ति को सशर्त प्रदान की जाने वाली जागीर का एक प्रकार थी। वतन जागीर, अरे वतन जागीर किसी को सशर्त जो प्रदान करने वाली जो जागीर थी उसको हम मशरूत बोलते हैं। मशरूत जागीर यानी कि एक प्रकार से कंडीशनल जागीर यहाँ पे आप देखते हैं। वतन जागीर किसी व्यक्ति को सशर्त प्रदान की जाने वाली जागीर को मशरूत जागीर यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका क्या है? ये आपका सही है भाई, ये आपका गलत है। ये आपका गलत है, यानी कि सशर्त जागीर मशरूत जागीर। और आरंभ में वतन जागीर का आवंटन केवल राजपूत शासकों को, ये बात सही है कि राजपूत शासकों को आरंभ में। तो आर सही है, यानी कि कथन आर सही है, कारण ए असत्य है, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मुगल काल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि कृषक वर्ग का विभाजन मुख्यतः 3 वर्गों में मुगल काल के अंदर था। यहाँ पे था ये ऐसे ही बाद में आएगा, में था कि मुगल काल में कृषक वर्ग का विभाजन मुख्य 3 वर्गों में था। ये आप जानते हैं 3 वर्ग कौन कौन से थे? 3 वर्ग थे आपके खुद कास्ट, पाई कास्ट और मुजारिन। खुद कास्ट, पाई कास्ट, मुजारिन, ठीक है। यानी कि कौन तो तीसरा यहाँ पे आप देखिए कि खुद कास्ट किसान अन्यत्र और अपने पड़ोसी गांव में जाकर खेती करता नहीं। खुद कास्ट के पास अपने गांव में अपनी खेती होती थी। ये पड़ोसी गांव में जाकर नहीं करता, पड़ोसी गांव में जाकर पाई कास्ट करता था। तो गलत है दूसरा, केवल एक सही है, केवल एक यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि मुगल काल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान करनी है कि भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई। बात सही है। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई। बात सही है। बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख उत्पादन केंद्र था। यह भी बात सही है कि बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख उत्पादन केंद्र था। तीसरा कि भारत में तंबाकू को डचों के द्वारा लाया गया। भारत में तंबाकू को डचों के द्वारा नहीं लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा ब्राजील से लाया गया था खेती की, इसकी डचों की, है ना, इसकी खेती को तंबाकू की। गलत हो गया भाई, ठीक है। और शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की व्यवस्था जो है शाहजहां ने की थी। तो तीसरा यहाँ पे आपका राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट कि अकाल सहायता प्रदान करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। अकाल सहायता प्रदान करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं नहीं, अकबर था। कौन था पहला मुगल शासक? अकबर था। और हुमायूं के शासनकाल में लोधीकालीन भू राजस्व व्यवस्था ही प्रचलित थी। यह बात सही है कि हुमायूं के शासनकाल में लोधीकालीन भू राजस्व व्यवस्था ही प्रचलित थी, जो लोधी काल में चली आ रही थी। गजे सिकंदरी ये सब यहाँ पे चली आ रही थी। तो कथन 2 सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए
कि पोलज कौन सी भूमि होती थी, बंजर कौन सी होती थी, चाचर कौन सी होती थी, पृथ्वी कौन सी। भाई पोलज पे लगातार जो है खेती होती थी, पोलज पर प्रतिवर्ष जो खेती होती थी उसको पोलज बोलते हैं। बंजर जो 5 वर्ष से उससे अधिक तक खाली पड़ी है उसको बंजर भूमि बोलते हैं। चाचर भूमि जो है आप देखोगे कि चाचर भूमि जो है 2 या 4 अथवा 4 वर्ष पर कृषि होती थी। पृथ्वी भूमि जो है 1 वर्ष के अंतराल पर कृषि होती थी। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखना है कि पोलज क्या है, बंजर क्या है, चाचर क्या है और पृथ्वी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कि रजमनामा रामायण का फारसी अनुवाद है। रजमनामा रामायण का फारसी अनुवाद नहीं है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। ठीक है, जो अबुल कादिर बंदायूनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमजनामा अरबी भाषा का महाकाव्य है, ये बात सही है। तो पहला गलत है कि रजमनामा रामायण का फारसी अनुवाद है, रामायण का नहीं है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपका ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि बल्क अभियान शाहजहां का एक महत्वपूर्ण अभियान था। बल्क अभियान शाहजहां का महत्वपूर्ण अभियान था, बात सही है आपकी। और शाहजहां मध्य एशिया में एक मुगल समर्थक राज्य स्थापित करना चाहता था, मध्य एशिया के अंदर ये अपने आप को सुरक्षित करना चाहता था, तो इस वजह से शाहजहां ने बल्क अभियान किया था। बात सही है और कथन कारण भी सही है, एक सही दूसरे की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है भाई। ठीक है, और मुगल काल में खरवार, कैंडी, कोवाड़ और बहार, ये नया बढ़िया क्वेश्चन है कि मुगल काल में खरवार, कैंडी, कोवाड़ और बहार ये जैसे शब्द कौन किस प्रकार से संबंधित थे, तो ये नाप तोल के पैमाने से संबंधित थे। खरवार, कैंडी, कोवाड़ और बहार नाप तोल के पैमाने से संबंधित थे। और मुगल काल में जोरे तलब क्या कहता है कि जोरे तलब जो है कि जागीर जहां से भू राजस्व की मात्रा घट रही है, जहां से भू राजस्व की मात्रा घट रही है, जोरे तलब, जोरे तलब। नेक्स्ट आपका देखिए कि मुद्रा, अशरफी एक सोने की मुद्रा होती थी, बात सही है, अशरफी सोने की मुद्रा होती थी। रुपया, रुपया तांबा नहीं होता, रुपया चांदी का होता था। ठीक है, और दाम जो है तांबे का होता था। दूसरा तीसरा दोनों ही गलत है, तो सही बता देते आपने, तो केवल सी यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि औरंगजेब के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि औरंगजेब की सेना में तोप खाने का नेतृत्व जुल्फिकार अली खान ने किया था। देखो आप देखिए, जुल्फिकार अली खान और असद अली खान जो इनके फादर थे औरंगजेब की सेना में थे। असद अली खान वजीर और तोप खाने का नेतृत्व जुल्फिकार अली खान ने, ये ईरानी गुट के नेता थे, ये ईरानी गुट के नेता थे जो जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाएंगे आगे चलकर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जजिया कर समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जजिया कर समाप्त कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बहादुर शाह के समय में समाप्त कर दिया था, जहांदार शाह के समय में समाप्त किया, मूलतः आगे फर्रुख शेर के मोहम्मद शाह के समय में समाप्त किया। तो ये बात सही है कि यहाँ पे ये नहीं है कि तुरंत बाद मृत्यु के बाद तो समाप्त कर ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि उत्तरकालीन मुगल शासकों के संदर्भ में कथनों में से असत्य कथन का पहचान करना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह, जिसको आप शाह एक बेखबर के नाम से जानते हैं, जो समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पेशावर के क्षेत्र पर दाऊ गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये बात सही है, सबसे वर्ध आयु में सुल्तान ये बादशाह गद्दी पर बैठते हैं। दूसरा कि जानदार शाह ने तुरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से सत्ता प्राप्त की। आप जानते हैं कि मुअज्जम या बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में इसके बेटों में संघर्ष हुआ और जुल्फिकार खान की सहायता से जानदार शाह गद्दी पर बैठे। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन तुरानी दल का नेता था, ये ईरानी दल का नेता था, ये ईरानी दल का नेता, तो ये गलत होगा, आंसर भी यही होगा आपका। नेक्स्ट आप देखिए कि फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी हासिल की। ये बात सही है कि फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी हासिल की। और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसे अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया। ये बात भी सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी राइट होगा, बी राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट कि उत्तर मुगल काल में नवीन राज्यों के उत्थान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कथनों पर विचार करना है कि मुगल साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे और सैन्य बल की शिथिलता के कारण भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होगी। कि मुगल साम्राज्य में राजनीतिक ढांचे और सैन्य बल की शिथिलता के कारण भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होगी। ये बात सही है। और महत्वाकांक्षी सूबेदार प्रादेशिक सरदारों को स्वतंत्र राज्य बनाने की उत्तर पश्चिमी के राज्यों को भारत पर पुनः आक्रमण करने की प्रेरणा मिली। जैसे ही आप जानते हैं कि देखो महत्वाकांक्षी सूबेदार, जैसे कि आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य शिथिल होता गया, उत्तर पश्चिमी के राज्यों से पुनः आक्रमण हुआ, नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का दोबारा फिर आक्रमण होना यहाँ पे शुरू हुआ। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि शेर शाह के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। शेर शाह का राजत्व अफगान राजत्व और तुर्क सिद्धांतों का मिला जुला रूप, तो ये बात सही है, ये बात सही है। देखो बैलोल लोदी का राजत्व अफगान राजत्व था, सिकंदर लोदी का राजत्व तुर्की राजत्व पर आधारित था, शेरशाह का राजत्व अफगान और तुर्की राजत्व पर सिद्धांतों पर मिला जुला रूप था। उसका न्याय पर विशेष बल था, बिल्कुल सही है, बुधवार को न्याय करता था, धर्म से बढ़कर मानता था न्याय को, चाहे अपना ही क्यों ना हो।
घटिया प्रकार के मिश्रित सिक्कों को बंद कर दिया, बात सही है। सोने का अशरफ भी चलाया, सोने का दिनार चलाया, चांदी का रुपया चलाया, तांबे का दाम चलाया। तो तीनों की तीनों बातें यहाँ पे आपकी सही है। कि बाबर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि भारत में तोप और बंदूक इस्तेमाल करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। देखो ये बात सही है कि भारत में तोप और बंदूक इस्तेमाल करने का श्रेय, हालांकि इससे पहले भी वर्णन मिलता है। आपने जब विजयनगर साम्राज्य को देखा था बुक्का प्रथम के समय में, तो वहां पर भी जानकारी मिलती है। दूसरा कि तैमूरियों के दरबार में बरते जाने वाले कठोर शिष्टाचार के कारण अपने सरदारों के साथ में बाबर के संबंध मधुर नहीं थे। ये किसने बोला? बाबर के संबंध बहुत मधुर थे, वो उनको दान वगैरह बहुत सारी चीजें आवंटित करता था। शिष्टाचार अच्छे, गलत है दूसरा ऑप्शन। तो फर्स्ट आपके यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आप देखिए कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में बैठा। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में बैठा। गद्दी पर औरंगजेब, ये बात सही है, शाहजहां का उत्तराधिकारी था औरंगजेब। इनके बेटों में संघर्ष होता है, औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। कई सारी लड़ाई होती है, बहादुरगढ़ की लड़ाई होती है, धर्मठ की लड़ाई होती है, सामूगढ़ की लड़ाई होती है, खजुआ की लड़ाई होती है, देवराय की लड़ाई होती है। बहादुरगढ़, धर्मठ, सामूगढ़, देवराय, ठीक है। औरंगजेब ने ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार के नियम का पालन किया। अरे ज्येष्ठ पुत्र तो दारा सिखो था, ज्येष्ठ पुत्र कौन था? वो दारा था। ये नियम का पालन नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे कारण गलत है, कथन यहाँ पे सत्य है। कथन सत्य है, कारण असत्य है। कि मुगलों के अधीन कृषि के विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना कि कौन से कथन सही है। कि 17वीं शताब्दी में तंबाकू और मक्का जैसी नई फसलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तंबाकू और मक्का जैसी, ये बात सही है। इस काल में रेशम और तसर की बागवानी बंगाल में इतनी अधिक होने लगी कि चीन में इनका आयात करने की जरूरत नहीं रह गई, बात सही है। और 18वीं सदी में आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी, ये बात भी सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई। नेक्स्ट कि मुगल शासन के तहत जमादामे क्या था? मुगल शासन के तहत जमादामे क्या था? एक प्रकार का अनुमानित राजस्व। जमादामी क्या था मुगल शासन के तहत? एक प्रकार का अनुमानित राजस्व। और शेर शाह को प्रशासन के क्षेत्र में एक महान अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन सुधारों का श्रेय उसे दिया जाता है? शेर शाह केंद्रीय प्रशासन में उसने मीर बख्शी और मीर समा के पद की शुरुआत की। कि शेर शाह के प्रशासन को तो मीर बख्शी और ये जो पद जो क्रिएट किया गया था, ये शेर शाह के समय में नहीं भाई, ये अकबर के समय में। प्रांतीय स्तर पर सूबे जैसी शब्दावली जो है शेर शाह के समय में नहीं मिलती। वो राज्य के बाद, उसके बाद में जो इसके साम्राज्य के बाद में जिला वाली या सरकार वाली पत्ती आप देखते। सूबा पूरी तरीके से नहीं गठित हुआ था। राज्यों के अंदर जो अपने साम्राज्य का विघटन किया था वो अकबर ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। और स्थानीय स्तर पर सरकार और परगना के मॉडल स्थापित किए। सरकार और परगना, ये बात सही है। सिकदार या ये अपने नियुक्ति की यहाँ पे ना, तो यहाँ पे केवल तीन यहाँ पे आपका सही है भाई। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सी इकाई को मुगल नौकरशाही का हिस्सा बनाएगा। मदद महाशय तो भूमि थी, जमींदार ये नहीं, ये नौकरशाही मनसबदार को केवल एक। तो ये आज के आपके स्टूडेंट्स मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो बताइए आपका ये सेशन कैसा रहा और आगे आपने कौन से टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने हैं तो वो भी बताइए। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित भी आप यहाँ पे क्वेरी दे सकते हैं स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद। और तैयार कीजिए अब मुगल कालीन चित्रकला को, मुगल कालीन स्थापत्य कला को, मुगल कालीन अनुवाद विभाग को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।